हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जब हम जर्नल में लेखा करते हैं तो जर्नल में लेखा करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पता होना जरूरी है, क्योंकि बिना लेखांकन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हम लेखांकन नहीं कर सकते। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट and credit, debit and credit। तो there are two approach, दो अप्रोच है भैया। एक है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत, और एक है आधुनिक। एक परंपरागत विचारधारा और एक आधुनिक विचारधारा, ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम 3 नियमों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम थंब रूल्स भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम थंब रूल्स और गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। थंब रूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि परंपरागत है, यानी पहले से चले आ रहे हैं, परंपराएं हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा देश परंपराओं का देश है, ठीक? तो हम जब जो पहले से चली आ रही है उनके आधार पर करते तो उसे हम परंपरागत अप्रोच कहते हैं, जिसे हम थंब रूल्स भी कहते हैं, और थंब रूल्स को ही हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू यहीं से बन जाता है। एक एमसीक्यू यहीं से बनता है कि परंपरागत के अनुसार, परंपरागत विचारधारा के अनुसार रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को किस नाम से जाना जाता है? तो रूल्स ऑफ थंब भी कहते हैं और गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अगला क्वेश्चन बनता है आपका परंपरागत विचारधारा के अनुसार खातों को कितने भागों में बांटा गया है? तो परंपरागत विचारधारा के अनुसार 3 खाते होते हैं। एक होता व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। एक होता है आपका वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। एक होता है नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट्स।
देयर आर, तो इसमें ये क्वेश्चन बनकर आता है कि परंपरागत विचारधारा के अनुसार, परंपरागत विचारधारा के अनुसार खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो परंपरागत विचारधारा के अनुसार खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्रिका खाता। ठीक है। अब बात आती है आधुनिक विचारधारा की। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो लेखांकन की मदें हैं उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। एक होती है संपत्ति, एक होता है दायित्व, एक होती है पूंजी, एक होता है आपका आय बेलाभ, एक होता है खर्च बेहानि। इसे हम व्यय बेहानि भी कह सकते हैं या खर्च। ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक। 2 क्वेश्चन आपके अलग अलग बन गए दोनों विचारधाराओं से। परंपरागत विचारधारा के अनुसार खाते कितने प्रकार के होते हैं, आधुनिक विचारधारा के अनुसार खाते कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं कि कभी कभी व्यक्तिगत खाते को भी पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिगत खाते को कितने भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत खातों को कितने तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो व्यक्तिगत खाते को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? एक होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक। नेचुरल पर्सनल कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स जितने भी वास्तविक व्यक्ति होंगे उनके नाम पर खोले जाने वाले खाते नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल ऐसी कंपनियों के खाते, संस्थाओं के खाते, यानी कि कोई भी संस्था या कंपनी जिसका निर्माण किसी विधान के अंतर्गत होता है वो आर्टिफिशियल अकाउंट कहलाते हैं। प्रोफेसर हेले ने कहा था कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। किसने कहा? प्रोफेसर हेले ने। किसका कथन है भैया ये? प्रोफेसर हेले का कथन है। क्या? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण
किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वमुद्रा के अधीन होता है। इसका जो होता है एक सक्सेसर एक्सिस्टेंस होता है, यानी कि कंपनी जो होती है लगातार चलती रहती है, एक बार शुरू हो गई तो वो नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। किसी एक जो है अंशधारी के मर जाने से या किसी एक सदस्य के मर जाने से, किसी एक सदस्य के चले जाने से कंपनी खत्म नहीं होती, कंपनी चलती रहती है। चलिए ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, पहले हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हैं। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने बताया कि व्यक्तिगत खातों को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन से? नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे रिप्रेजेंट, खास करके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स ऐसे पर्सनल अकाउंट होते हैं जो देखने में तो नेचुरल ऐसे लगेंगे जैसे कि नॉमिनल है, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे शब्द जुड़ जाने से वो पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस। क्लियर है? हाँ। अब बात करते हैं व्यक्तिगत खाते का नियम क्या होता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट करने का नियम क्या है? इसमें डेबिट और क्रेडिट करने का नियम क्या है भैया? इसमें डेबिट का नियम यह है, एक पाने वाला होगा तो एक देने वाला होगा। तो पाने वाला कौन होगा और देने वाला कौन होगा? पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। यहां पर बात करते हैं वास्तविक खाते की। तो वास्तविक खाते में एक चीज आएगी तो एक चीज जाएगी। व्यापार में आने वाली वस्तु, डेबिट, व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट। नामांकन के खाते की बात करते हैं तो समस्त आय व लाभ क्रेडिट, समस्त व्यय व हानि क्रेडिट। समस्त हानि पे खर्च डेबिट, समस्त आय व लाभ। ठीक है, ठीक भैया। अब बात करते हैं, थोड़ा बीच बीच में शॉट लेते रहना। स्क्रीन शॉट लेने से जो है कि आपको ध्यान रहेगा कि, ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं बीच बीच में रफ कर दूंगा तो आपको फिर नहीं रह जाएगा, इसलिए आप बीच बीच में स्क्रीन शॉट लेते रहना भैया, ठीक है। तो अब बात करते हैं एसेट्स की, संपत्तियों की। तो संपत्ति क्या चीज होती है, संपत्तियां कौन कौन सी होती है, ये रूल तो आपने नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो देख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं, ठीक है। लॉक कर दे, चलिए।
अब बात करते हैं संपत्ति की। तो संपत्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा और घट जाएगी तो क्या होगा? सिंबल से ना करके ऐसे लिख देता हूं, इंक्रीज और डिक्रीज करके। एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट। बढ़ेगी कब, घटेगी कब, जरा ये भी देख लीजिए। कोई संपत्ति कब बढ़ती है और कब घटती? जब नई संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति बढ़ जाती है, और जब हम संपत्ति पर ह्रास लगाते हैं, जब संपत्ति को बेच देते हैं, संपत्ति चोरी हो जाती है, संपत्ति डैमेज हो जाती है, तो उसमें हमारी संपत्ति कम हो जाती है। क्लियर है? अब इसी तरह से दायित्व की बात करते हैं। तो दायित्व जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं भैया? इसमें भी यही रूल होता है, इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो देखिए, डिक्रीज अगर ये होते हैं तो डेबिट होते हैं, और इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। कैपिटल में डिक्रीज होगा तो डेबिट, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। इसी तरह से हम प्रॉफिट और इनकम की बात करते हैं। तो प्रॉफिट और इनकम जो होते हैं, अगर ये हमारे डिक्रीज होंगे तो डेबिट, और इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ठीक इसी तरह से ये अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। ठीक है? अब इसमें एक चीज आती है संपत्ति की। संपत्ति जो होती है वो हमारी दो तरीके की होती है। एक होती नॉन करंट एसेट्स, और एक होती है करंट एसेट्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार बता रहा हूं। नॉन करंट एसेट्स जब हम बात करते हैं एसेट्स की, तो एसेट्स बैलेंस शीट के जो एसेट्स साइड होती है उसमें हम संपत्ति पक्ष में पहला दो तरीके से बनाते हैं एसेट्स को। बैलेंस शीट जो बनती है हमारी, बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल बनती है, लेकिन किसी सोल प्रोप्राइटर या फर्म या एचयूएफ की जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकती है। ठीक है? लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जब हम ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग करते हैं, बैलेंस शीट काय के आधार पर बनाते हैं? ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग मतलब अरेंजमेंट के आधार पर। तो ये दो तरीके से बनती है। एक होती है परमानेंसी, स्थायित्व के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर, और एक होती है तरलता के आधार पर, तरलता के आधार पर। परमानेंसी और लिक्विडिटी।
ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तो इनमें से किसी एक मेथड को लेकर चलते हैं तो संपत्तियां जो है वो दो भागों में बटी होती है, एक नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में एक होता आपकी फिक्स्ड एसेट्स, एक होती है आपकी फिक्स्ड एसेट्स और एक होते हैं आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं भैया? ऐसे इन्वेस्टमेंट जो मोर देन 12 मंथ तक आपके पास बने रहेंगे, बिजनेस में बने रहते हैं, उनको हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं, देखिए अब बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। तो फिक्स एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। मूर्त और अमूर्त। मूर्त संपत्ति कौन सी होती भैया? मूर्त संपत्तियां यानी कि टेंजिबल। क्वेश्चन आता है 100%। ऐसी संपत्तियां जिन्हें देखा जा सकता, छुआ जा सकता है, भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन, ये सब क्या है? टेंजिबल है। और इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति यानी इंटेंजिबल, अमूर्त संपत्ति जैसे ख्याति, पेटेंट, सॉफ्टवेयर आदि। ठीक है, क्लियर है भैया? अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स में एक होती है करंट एसेट्स और एक होती है लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स इसे हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी को वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, करंट एसेट्स को वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लिक्विड एसेट्स मतलब तरल संपत्ति, तरल संपत्ति, और ये चालू संपत्ति। अब बात आती है कि तरल संपत्ति और चालू संपत्ति में क्या अंतर होता है। तरल संपत्ति बनाने के लिए हमें चालू संपत्ति को तरल संपत्ति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम अगर करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी, प्रीपेड, एडवांस अगर ये घटा दे तो हमारा तरल संपत्ति आ जाती है। चलिए इंशाल्लाह बाकी कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।